गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं श्री गोकुल वर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। हम लोग आपके सब्जेक्ट ME 201 जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के वीडियो लेक्चर सीरीज पे वर्क कर रहे हैं, जिसमें आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया वर्किंग स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में। आगे बढ़ते हैं आपका टॉपिक नंबर 1.5 जो कि है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैलकुलेशंस। तो उसके अंदर देखिए कि थोड़ा वाइड टॉपिक है, तो अभी हम लोग केवल पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो केसेस हैं उसमें एक केस हम आज डिस्कस करेंगे, एक केस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया था स्ट्रेस का और स्ट्रेन दोनों का, जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको दे दिया है। अब उनसे रिलेटेड कैलकुलेशंस वगैरह, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह कैसे आती हैं, तो कौन कौन से केसेस होते हैं वो आपको डिस्कस करते हैं हम आज। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। स्ट्रेस एंड स्ट्रेस कैलकुलेशंस। तो इसमें सबसे पहले एक चीज आप देख लीजिए कि डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन जो निकालना हमने सीखा था वो हमने शायद निकाला नहीं है कहीं पर भी, बट जो कैसे आता है वो मैं, ठीक है अब आ जाइए। तो वी नो दैट, देखिए क्या है सिग्मा, किसको डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को करते हैं सिग्मा से डिनोट, और लिखते कैसे हैं, P/A, जो लोड लग रहा है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से किसको डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को। एप्सिलॉन को कैसे लिखते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाय कैपिटल E, और कैपिटल E क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, पढ़ा था हमने यंग्स मॉडुलस। अब एप्सिलॉन को अगर हम लोग लिखते हैं डेल्टा L डिवाइडेड बाय L, तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू सिग्मा बाय E, और डेल्टा L को लिख देंगे आप लोग सिग्मा L बाय E। अब सिग्मा की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इससे, तो यहाँ पे बन जाएगी P/A L। तो डेल्टा L जो डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन हमारा बनेगा, इलोंगेशन इसको बोल सकते हैं हम लोग, तो वो बनेगा PL/AE। तो ये आप ध्यान रखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आएगा आगे जितने भी हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग डिफॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे, PL/AE। अब ये फॉर्मूला तो आ गया, ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ये भी आप ध्यान रखिए। तो ध्यान रखते हैं इसकी जो कंडीशंस हैं वो क्या है। पहली कंडीशन, बार शुड बी प्रिज्मेटिक। देखिए पहली कंडीशन है बार शुड बी प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मतलब है कि देखिए उसका एरिया जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसका एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेप्ड बार वगैरह ये सब नहीं होनी चाहिए वो, तो वहां पे ये लगाएंगे हम लोग। दूसरी कंडीशन, बार शुड बी अंडर प्योर एक्सियल लोड, बार पे और कोई भी लोड नहीं होना चाहिए, प्योर एक्सियल लोड होना चाहिए, तभी हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाएंगे। तीसरा, बार शुड बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, बार होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस का क्या मतलब है कि सेम मटेरियल की बार बनी होगी, तभी हम लोग ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करेंगे। तो समझ में आया आपको कैसे ये फॉर्मूला आया है और कब इसको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, आपका जो टॉपिक है 1.5.1 जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल, हम पढ़ लेते हैं एक बार फिर इसको समझते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ लोड्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी द रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन according to the principle of superposition will be the algebraic sum of strains caused by the individual loads। देखिए क्या कह रहा है कि अगर किसी भी बॉडी पे नंबर ऑफ लोड्स अगर एक्ट कर रहे हैं एक बॉडी पे, तो जो उनका रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन आएगा, देखिए हर लोड का अलग अलग या हर पार्ट पे अलग अलग डिफॉर्मेशन जो आएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ स्ट्रेन्स कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल लोड। हम एक एक लोड की बात करेंगे, उनका जो स्ट्रेन होगा या एक एक पार्ट पे जो लोड का स्ट्रेन होगा उन्हें हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, और उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, टोटल डिफॉर्मेशन या टोटल स्ट्रेन। तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल्टा टोटल इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, इस तरह से जितने भी उसमें पार्ट हो उतना का समेशन यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपसे कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, या फिर सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है आपके क्वेश्चन पेपर में भी।
तो आप ये ध्यान रखिए डेफिनेशन कैसे है और समझ के कैसे इसको आप कर सकते हैं वो आप दिखाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपके जो टॉपिक है इसके अंदर मेनली कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। देखिए 1.5.2 आपका ये टॉपिक है नेक्स्ट, बार ऑफ होमोजीनियस सेक्शन। देखिए दो इसमें आपके पार्ट हैं, एक है आपका बार होमोजीनियस सेक्शन, एक है आपका बार ऑफ कंपोजिट सेक्शन। होमोजीनियस सेक्शन का ये मतलब है कि वो थ्रू आउट द जो बार है आपकी वो एक ही मटेरियल की बनी हुई है, और कंपोजिट का मतलब है आपका वो अलग अलग मटेरियल्स की बार कंपोजिट या पैरेलल में वो जुड़ी भी होंगी। तो होमोजीनियस सेक्शन को ही हम लोग सीरीज में भी कह सकते हैं, क्योंकि जनरली ये सीरीज में लगे होते हैं, और अगर कंपोजिट मटेरियल लगा होता है तो वो आपके पैरेलल में लगा होता है। तो इस तरह के जो केसेस हैं इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। अब जब होमोजीनियस सेक्शंस की बात कर रहे हैं तो इसमें भी आपके इसके अंदर भी दो केस हैं। एक आपका जो केस है वो आएगा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, और एक आएगा आपका स्टेप्ड क्रॉस सेक्शन का। तो वो दोनों केस हम डिस्कस करेंगे, बट आज के लेक्चर में हम केवल पहला केस डिस्कस करेंगे जो कि है आपका बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब देखिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आप सिंपल ये समझ के चलिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहां पे अलग अलग हमें डिफॉर्मेशन निकाल के टोटल बार का डिफॉर्मेशन आपको एक साथ निकालना होगा। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको एक एज ए न्यूमेरिकल ही है उसके थ्रू आपको बात करते हैं, हम लोग समझते हैं कौन सा मेथड यूज करते हैं इसमें, किस तरह से डिफॉर्मेशन निकालते हैं और किस तरह से पर्टिकुलर बार पे लोड निकालते हैं। तो वो सारा हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला केस, बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो आप देख सकते हैं फिगर में ये बार है हमारी, एक साइड से ये फिक्स्ड है आपकी, और ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं थ्रू आउट द जो है इसका डायमीटर आपको दिख रहा है डी, स्मॉल डी जो है इसका थ्रू आउट डायमीटर है, तो ये आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हुआ। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि लोड कैसे लगे हुए हैं। कई जगह क्या होता है केवल आउटर बार पे ही लोड लगे होते हैं एंड्स पे ही, तो डायरेक्टली यहाँ पे 3p लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर इनर्स भी आप देख सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग लोड लगे हुए हैं। तो इसी तरह के आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे आपके। देखिए हर साल एक क्वेश्चन इस पे आता ही है आपका 8 या 12 नंबर में, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेथड इस पे जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल हो सके वो प्रैक्टिस करिएगा और इसे आप क्लियर रखिए, क्योंकि इसका आप कंफर्म आपका न्यूमेरिकल आएगा ही। तो बात करते हैं, जैसे देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे ए पॉइंट, ये बी पॉइंट पे 4p जो लोड है ये आपका इस साइड लग रहा है, और सी पे ये 8p लोड आपका डायरेक्शन दिखा रहा है, डी पे आपका 2p लोड लग रहा है, और ई पॉइंट पे ये आपका 3p लोड ऐसे लग रहा है। और लेंथ की जो डिविडेशन कर रखी है डिवाइडेशन, ये एल और एल, ये आपकी एल लेंथ पे बी पॉइंट है, फिर नेक्स्ट 2l लेंथ पे यहाँ से सी पॉइंट, 3l लेंथ पे आपका 4d पॉइंट है, और ई पॉइंट आपका जो है ये पूरी कंप्लीट लेंथ जो है 4l पे है आपका। आप ये देखते हैं कि जनरली इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो वो हम बात करते हैं। फॉर ए प्रिज्मेटिक बार एज शोन इन फिगर, प्रिज्मेटिक आप समझ गए थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द फॉलोइंग थिंग्स। अब इन सब में क्या क्या डिटरमाइन करना है वो देखते हैं हम लोग। देखिए हमें पता करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम लोड्स एक्टिंग ऑन द बार, मैक्सिमम और मिनिमम कौन कौन से लोड्स यहाँ पे लग रहे हैं वो हमें निकालना है। एक्सियल लोड्स एट क्रॉस सेक्शन ए बी सी डी ई निकालने हैं, मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस निकालनी है, और डिफॉर्मेशन इन द प्रिज्मेटिक बार निकालना है। देखिए इसमें मैंने ज्यादा केसेस ले लिए हैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चन आएगा वो आपसे केवल इतना पूछेगा कि आपको लोड्स आपको निकालने हैं, पर उस पे क्या वो मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस पूछ लेगा आपसे, या फिर डायरेक्टली वो आपको देगा कि डिफॉर्मेशन इन द प्रिज्मेटिक बार आप निकाल दीजिए। तो डिफॉर्मेशन आपका केवल यही वाला पार्ट वो पूछेगा, लास्ट के 3 और 4 जो हैं वो आपसे पूछ सकता है, फर्स्ट और सेकंड वो आपसे इतना नहीं पूछेगा। फिर भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं, अगर गलती से पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान तो रहना चाहिए कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इसका क्या है, एक पर्टिकुलर मेथड है जिसे हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। तो वही हमने लिखा है कि वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन। तो वो मेथड ऑफ सेक्शन के थ्रू हम इसको करेंगे। तो पहले आपको ये समझना होगा कि मेथड ऑफ सेक्शन होता क्या है और इसके क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हमें इसे करना है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए पूरा मेथड राइट डाउन किया है, देखिए आप, ये देखिए
पूरी स्टेप्स मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है कि कैसे कैसे आपको करना है। आपको स्टेप वाइज चलना है और कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसान प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी भी अगर आपने मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत हो सकता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से चलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन की। सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 क्या कह रहा है? फाइंड रिएक्शन फोर्स ऑन द बार बाय बैलेंसिंग द फोर्सेस ऑन द बार। देखिए, सबसे पहला जो काम है कि रिएक्शन फोर्स हमें निकालना है ऑन द बार बाय बैलेंसिंग द फोर्सेस ऑन द बार। तो देखिए, एक बार वो आपको दिखा भी रखी थी, अभी आगे आपको दिखाएंगे भी कि कंप्लीट लोड जो उस पर रहता है, बार तो इक्विलिब्रियम में है, तो जो लोड्स हैं वो उस पर बैलेंस होने चाहिए। अगर वो उस पर बैलेंस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स वहां पे एक्ट कर रहा होगा। तो सबसे पहली स्टेप है हमारी कि उस रिएक्शन फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है जिसपे वो वहां पे लग रहा है। तो उससे निकाल के उसको बैलेंस कर देंगे हम लोग बार को। सेकेंड स्टेप, डिवाइड द बार इन द पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द जंक्शन पॉइंट्स। अब देखिए, उसमें क्या होता है कि कई बार तो बार डायरेक्टली उनमें एंड पॉइंट्स पे ही लोड लग रहा होता है। अगर कई बार उसमें मिडिल जंक्शन पॉइंट्स पे भी अगर लोड लग रहा है, तो जितने जंक्शन पॉइंट्स हैं उनके हिसाब से हम लोग उस बार को डिवाइड करेंगे पार्ट्स में, और उसके बाद ही हम लोग उस पर 1 बाय 1 पार्ट को लेके हुए स्टडी करेंगे। तो स्टेप 2 हमने समझ लिया है। अब स्टेप 3 पे आते हैं हम लोग। स्टेप 3 क्या कह रहा है? नाउ स्टडी ऑल पार्ट्स 1 बाय 1, वही मैंने आपको बताया, एंड कैलकुलेट लोड नेट लोड ऑन दैट पार्ट। मतलब हर पर्टिकुलर पार्ट पे नेट लोड कितना लग रहा है वो हमें निकालना है। यही स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और कैसे इसको करनी है वो आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूं एक बार। तो स्टेप 4 हम देखते हैं। While calculating load, take a section in particular part। एक पर्टिकुलर पार्ट जो हमने डिवाइड कर दिए हैं जंक्शन पॉइंट्स के हिसाब से, उसमें हम लोग सेक्शन लेंगे। सेक्शन मीन्स हम लोग बेसिक उसको अगर बीच में से काटते हैं या फिर कटते हैं तो उसके हिसाब से उस पर लोड की स्टडी करेंगे। एंड टेक द टोटल लोड, समझिएगा, टेक द टोटल लोड आइदर इन द लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ दैट सेक्शन। अब हम उस पार्ट के अंदर बीच में एक सेक्शन लेंगे और सेक्शन पे क्या करेंगे कि या तो उसके लेफ्ट साइड में या फिर उसके राइट साइड में जो टोटल लोड्स हैं उन्हें हम लोग देखेंगे, और वही हमारा क्या होगा, उस पार्ट पे हमारा एक्सियल लोड कहलाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जहां से भी आपको इजी लगे, चाहे तो लेफ्ट साइड का कैलकुलेट करिए या फिर राइट साइड का, दोनों में से एक ही साइड का कैलकुलेट करिएगा। तो ये आपको मैं क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले स्टेप्स आप समझ लीजिए क्या कहा था मैंने, और क्वेश्चन में और इजीली आपको समझाऊंगा। उसके बाद नाउ कैलकुलेट स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन फॉर द पर्टिकुलर पार्ट। बस हमारे पास लोड आ चुका है, लोड को उस एरिया से, उसका पर्टिकुलर पार्ट के जो एरिया है उससे डिवाइड करिए, उससे स्ट्रेस निकल जाएगा। और डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला आपको बताया ही था, PL/AE, वो पर्टिकुलर पार्ट पे लगेगा। पूरी रोड पे हम लोग एक साथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बार कंडीशंस हैं वो चेंज हो चुकी हैं यहाँ पे। तो हम लोग अलग अलग जो पार्ट हमने डिवाइड करेंगे उस पे हम लोग वो लगाएंगे। अब फॉर टोटल डिफॉर्मेशन ऐड द इंडिविजुअल डिफॉर्मेशंस ऑफ एवरी पार्ट। यही चीज हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में भी पढ़ा था कि अलग अलग लोड्स की वजह से जो भी स्ट्रेन आ रहा है उन सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं अलजेब्रिक सम, तो वो हमें मिल जाएगा टोटल डिफॉर्मेशन की। तो इस तरह से ये स्टेप हमारा हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और अच्छी आइडिया लगेगा, और जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा और उससे आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। अब एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैंने वही फिगर यहाँ पे डाउन किया है, और सबसे पहली स्टेप क्या थी अगर आप याद रख रहे हैं तो? पहली स्टेप थी हमारी रिएक्शन फोर्स निकालना बाय बैलेंसिंग द फोर्सेस। अब बात करते हैं फोर्सेस बैलेंसिंग की। तो आप देखिए इस बार के ऊपर फोर्सेस को, जो पहले हम बात कर रहे थे 3P जो है इधर लग रहा है, उसको खींच रहा है, ये 2P इधर लग रहा है, तो टोटल हो गया ये 5P, और 4P भी इधर लग रहा है, तो 9P टोटल आपका इस साइड में इसको खींच रहा है। और देखिए इस साइड में केवल 8P आपका फोर्स लग रहा था, तो यहाँ पे आपका ये इनबैलेंस था। तो उसी के लिए अगर इस तरह का बैलेंस करना है तो इस साइड में एक P फोर्स और लगेगा, तो वो एज ए रिएक्शन आपका यहाँ पे लगेगा। कितना आएगा रिएक्शन की वैल्यू? P। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस हो गया। देखिए 4P इधर लग रहा है, 2P इधर लग रहा है, 6P
और 3p इधर लग रहा है, 9p तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है और 8p इधर एक डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर इधर 1p और बढ़ा दिया जाए तो वो 9p और 9p दोनों साइड इक्वल आपके हो जाएंगे। तो इसीलिए आपका यहां से रिएक्शन की वैल्यू कैसे निकाली आपने, p आपकी यहाँ पे आ चुकी है। इससे अब आप देख सकते हैं कंप्लीटली बैलेंस हो चुका है, p और 8p 9p इधर भी हो चुका है और 4p और आपका 3p इधर, ये आपका कंप्लीट 9p यहाँ पे भी 2p के साथ हो चुका है। लेंथ आपकी यहाँ पे दे ही रखी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप हमने क्या देखा था कि जंक्शन पॉइंट्स के हिसाब से आप यहाँ पे बांट दीजिए पार्ट। तो देखिए एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। बाय बैलेंसिंग द लोड्स वी गेट ए रिएक्शन फोर्स ऑफ P एट A, ये आपको बता दिया है मैंने। अब सेकेंड स्टेप, वी हैव 4 पार्ट्स। जंक्शन पॉइंट्स हमने देखे B C D थे, तो यहाँ से अगर हम पार्ट्स बनाए तो एक पार्ट AB बनता है, एक पार्ट BC बनता है, एक पार्ट CD बनता है और एक पार्ट DE बनता है। तो ये 4 पार्ट यहाँ पे बन चुके हैं आपके। अब हमने क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि 1 बाय 1 हम इन पार्ट्स की स्टडी करेंगे और इस पे लोड डिसाइड करेंगे और उसी के बेसिस पे आगे स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन निकलेगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आपका यहीं पे है कि लोड्स आप निकाल रहे हैं एक एक पार्ट पे। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो आगे का क्वेश्चन में तो कुछ भी आपका नहीं बचेगा। तो समझते हैं। सबसे पहले हमने पार्ट लिया है पार्ट ए बी। तो ए बी कौन सा पार्ट है, देखिए ए यहाँ ये पॉइंट है आपका और बी आपका ये पॉइंट है। ये जो एल लेंथ का इतना सा, यहाँ से अगर मैं इसे काट दूं तो इतना जो पार्ट है ये आपका, आप इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो अगर इसकी स्टडी करनी है तो इसके बीच में हमने एक सेक्शन लिया है, ये डैश डैश जो है एक सेक्शन लाइन है, यहाँ पे हमने मान लीजिए एक छोटा सा सेक्शन लिया है। अब मैंने आपको समझाया था कि लोड कैसे कंसीडर करते हैं कि जो सेक्शन आपने लिया है या तो उसके लेफ्ट साइड के बाईं तरफ के या उसके राइट साइड के दाईं तरफ के टोटल लोड आप लिख दीजिए, वही आपका यहाँ पे टोटल एक्सियल लोड होगा। तो अब बात करते हैं, देखिए अगर हम लोग इसमें यहाँ पे बात करें तो इसके राइट साइड में तो बहुत सारे लोड हैं लेकिन लेफ्ट साइड में केवल एक ही लोड है, तो हमें ये इजी रहेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से जो सेक्शन के लेफ्ट साइड में ले लेंगे लोड और उस लेफ्ट साइड के लोड को हम लोग लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, P। अब एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन भी मेन इंपॉर्टेंट है कि वो जो P लोड है या कितना भी लोड है वो टेंसाइल लग रहा है या फिर कंप्रेसिव लग रहा है। ये मैंने आपको समझाया था कि अगर क्रॉस सेक्शन के आउटवर्ड्स वो लग रहा हो तो वो आपका आएगा टेंसाइल लोड या उसको खींच रहा हो, और अगर उसको कंप्रेस कर रहा है या इनसाइड लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है वो क्रॉस सेक्शन के, तो वो आपका आएगा कंप्रेसिव लोड या फिर उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। टेंसाइल फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेसिव फोर्स को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पार्ट ए बी की हमने बात की थी, लेफ्ट साइड का हमने टोटल लोड देख लिया है, वो केवल P बचा है। लेफ्ट में क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट में इजी लग रहा था हमें, राइट में लेते तो बहुत सारे लोड थे, आता उतना ही लेकिन यहाँ पे इजी रहा हमारे लिए। तो टोटल नेट एक्सियल लोड आप लिखेंगे ए बी पे, वो आएगा P टेंसाइल, इट मींस इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अब सेकंड पार्ट इसी तरह से बी सी, बी पार्ट देखिए P पॉइंट ये है, C पॉइंट ये है, BC पार्ट की बात करते हैं। तो इसके बीच में भी हमने क्या किया, एक सेक्शन यहाँ पे आपके सामने ले लिया है। इस सेक्शन को लेने पे अब बात करेंगे वही बात, या तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड या फिर बाईं साइड या फिर राइट साइड। तो देख सकते हैं अभी भी लेफ्ट साइड में 2 ही लोड है और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 लोड है। तो हम लोग लेफ्ट साइड का ही लेके चलेंगे, वो हमारे लिए इजी रहेगा। तो लेफ्ट साइड में बात करें तो एक लोड तो P इधर लग रहा है आपका और 4P लोड जो है वो कंप्रेसिव लग रहा है। तो अगर नेट लोड की बात की जाए तो वो आपका लगेगा 3P कंप्रेसिव, इट मींस आपका इनवर्ट साइड में लगेगा, तो नेगेटिव इसे हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसे ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए BC में कैसे, P तो पॉजिटिव आपका -4P, तो माइनस का 3P ये आ जाएगा, या फिर इस तरह से इसको लिख सकते हैं 3P कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव है इसका मतलब नेगेटिव ये कंसीडर किया जाएगा। इसके साथ ही हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है आपका CD। तो CD पार्ट पे जब बात करेंगे वही सेक्शन हमने कंसीडर एक और यहाँ पे किया है, 3-3 सेक्शन हमारा है। अब इस बार हम लोग देखा जाए तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड में ज्यादा लोड है, राइट साइड में कम लोड है। तो इस बार हम कौन सा सेक्शन के साइड लेंगे, राइट साइड में लोड हम लोग कंसीडर करेंगे।
तो राइट साइड में जब लोड कंसीडर करेंगे तो आप देख सकते हैं कितने लोड हैं, एक 2p का लोड टेंसाइल लग रहा है, एक 3p का लोड टेंसाइल लग रहा है। तो टोटल लोड कितना हो गया, 2p प्लस 3p, ये आपका हो गया 5p टेंसाइल लोड। तो ये आपका CD पार्ट में भी हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट फाइनल पार्ट आपका DE पार्ट में भी वही हम एक सेक्शन लेंगे, वो यहाँ पे 4 सेक्शन हमने लिया है। तो उस सेक्शन में बात करेंगे तो क्या होगा कि अब लेफ्ट साइड में तो बहुत सारे लोड हैं, राइट साइड में केवल एक ही लोड है। तो राइट साइड का हम लोग लेंगे और उसमें कितना लेंगे, क्या है लोड, एक ही लोड दिख रहा है हमें, कितना 3p। तो वो 3p हम डायरेक्टली, और कैसा है वो लोड, खींच रहा है उसको बाहर की तरफ, तो वो टेंसाइल लगेगा। तो डी में जो लोड लिखेंगे 3p टेंसाइल। तो इस तरह से आपको आई होप समझ में आया होगा कि कैसे मैंने ये किया है। इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, एक बार वापस आप वीडियो देख लीजिएगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी डाउट आता है, नेक्स्ट जो केस करेंगे उसमें भी सिमिलरली करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए पर्टिकुलर पार्ट के लोड हमारे पास आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेसेस वगैरह इन पे निकालेंगे। तो एक जो क्वेश्चन था मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस का, वो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम लोड है उसके वैसे ही होगा, क्योंकि एरिया तो जो है क्रॉस अपना थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन सेम है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस है ये CD पार्ट में जो है ये 5p को जब हम लोग एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो में मैक्सिमम स्ट्रेस मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे p है, यहाँ पे -3p है, यहाँ पे 3p है, यहाँ पे 5p है। तो यही आपकी मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस इस लोड के बेसिस पे होगी। आगे बढ़ते हैं, देख भी लेते हैं इनको अच्छे से। तो देखिए भाई, मैक्सिमम एक्सियल लोड 5p टेंसाइल आपका आएगा है, मिनिमम एक्सियल लोड p आएगा टेंसाइल आपका। देखिए लोड की वैल्यू की बात हो रही है, साइन की बात नहीं हो रही है, तो -3p आप यहाँ पे मत लिखिएगा, p ही आपका मिनिमम एक्सियल लोड रहेगा। मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस वही मैंने आपको बताया था, तो p मैक्सिमम जो होगा उसको एरिया से डिवाइड कर दीजिए। 5p जो है आपका ये मैक्सिमम लोड है, इसको π/4d², π/4d² कहाँ से आया, πr² को मैंने r को d/2 लिख दिया है। कई लोग ये कंफ्यूज ना हो कि π/4d² कैसे लिख दिया है मैंने। तो ये आपका जो बन जाएगा सिग्मा मैक्सिमम 20p/πd²। अगर आपको पूछा जाता है मैक्सिमम स्ट्रेस या मिनिमम स्ट्रेस भी पूछा जाता तो आप मिनिमम लोड को ले लेते और उससे आपका मिनिमम स्ट्रेस भी निकल जाता। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस मिल चुका है। अब आप आते हैं लास्ट टॉपिक पे, इसके जो डिफॉर्मेशन हमें निकालना है, डिफॉर्मेशन इन द प्रिज्मेटिक बार। तो डिफॉर्मेशन की जब बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कि जो अलग अलग पार्ट के डिफॉर्मेशन है वो हम निकाल लेंगे और उन सब का अलजेब्रिक सम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो जो पार्ट है वो डेल्टा AB का निकाल लिया अलग से, BC का अलग से, CD का अलग से और DE का अलग से निकाल के अलजेब्रिक इसका सम ले लेंगे हम लोग, उससे हमें ये कंप्लीट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसमें जो आता है डेल्टा वो हमने आपको बताया था पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में, PL/AE होगा। P जो है यहाँ पे हल्का डिफरेंट है, लेंथ सबकी सेम है, एरिया सबका सेम है और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी सबका सेम है। तो उन्हें तीनों को हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे और अंदर केवल आपके लोड बचेंगे। तो जब PAB की बात करेंगे तो उसका लिखेंगे कैपिटल P, क्योंकि टेंसाइल लोड था ये। PBC की बात करेंगे तो 3P लिखेंगे लेकिन नेगेटिव लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये कंप्रेसिव लोड है, ये कंप्रेसिव लोड है इसीलिए ये नेगेटिव रहेगा। और उसके बाद CD की बात करते हैं तो 5P आपका टेंसाइल रहेगा, DE की बात करते हैं 3P आपका टेंसाइल रहेगा। तो इस तरह से जब टोटल आप निकालेंगे तो टोटल डिफॉर्मेशन आपका आ जाएगा 24L/πd²E। अभी देखिए मैंने बिना वैल्यूज के ये लिखे हैं आपके, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इनमें वैल्यूज दी होगी तो सबकी वैल्यूज पुट करके फाइनल आंसर आप निकालिएगा और उससे आप वहां पे ब्रैकेट में बंद करके लिख कर आइएगा अच्छे से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज जो हमने पढ़ा, हमने केवल होमोजीनियस सेक्शन का पढ़ा है अभी। उसके अंदर हमने पहला केस देखा है कि जहां पे आपका जो वो है आपका जो बार है आपकी वो प्रिज्मेटिक है। अब ये आप नेक्स्ट केस जो पढ़ेंगे वो आपकी स्टेप्ड बार का होगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं।